आई थिंक ऑल सेट। स्टार्ट करते हैं आज के इस प्रोग्राम को। और लेडीज एंड जेंटलमैन, सबका स्वागत है। और साइंटिफिक प्रोडक्ट रिव्यू आज हम करेंगे। इस प्रोडक्ट के जो फॉर्मुलेशन है, ये कहाँ से आए, क्यों इनको ऐसे डेवलप किया गया, और कैसे हम जो आज के टाइम पे टेस्टिमनी देखते हैं यंग फ्यूल के बारे में, एंटी एजिंग के बारे में, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इन सारे बहुत सारे लोगों के सरप्राइज रहते हैं, ये मेडिकल साइंस में पॉसिबल नहीं है, ऐसी चीज़ें आपने कभी पहले नहीं देखी, ये रिजल्ट पॉसिबल नहीं हो सकता। सो मैनी टाइप्स की डेली कुछ ना कुछ मेरे पास सुबह सुबह क्वारीज में या व्हाट्सएप पे मैसेज मिलता है कि इसको ये बेनिफिट मिला, टेस्टिमनी मिलती है। तो सुबह की शुरुआत मैक्सिमम टेस्टिमनी के साथ ही होती है, बहुत सारे लोग भेजते रहते हैं। इसको एक बार डिस्कस करेंगे ये क्या है, कैसे लेटेस्ट साइंस या साइंस जो एजिंग साइंस है वो कहाँ तक पहुँची है, और वो कैसे हमारी हेल्प कर सकती है। मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ आईपैड से, जिससे आपको एक बोर्ड, वाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन दिया जाए। तो लेट्स स्टार्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, यंग फ्यूल के बारे में हम बात करने वाले हैं। कैसे एक इंसान जब उसकी एज बढ़ती है, उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, और उसको कैसे आज की लेटेस्ट साइंस से रिवर्स कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, और कैसे हम हेल्दी एजिंग की तरफ जा सकते हैं। अ, ये तो हमने बहुत बार इस प्रोडक्ट के बारे में सुना है, बट इस प्रोडक्ट को थोड़ा सा अलग तरीके से भी हम समझने की, अलग एंगल से भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, एज के बारे में, एज का जो इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में अलग अलग थ्योरीज, अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग के कैसे इंसान की एजिंग होती है, वो कैसे बूढ़ा होता है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग थ्योरी से इसके बारे में बताया गया। एक थ्योरी सबसे पहले जब देखेंगे 1882 1882 में ये थ्योरी थी, और इस थ्योरी के तहत आप देखेंगे कि यहाँ पे अल्टीमेटली वियर एंड टीयर थ्योरी का सबसे पहले थ्योरी दी गई है कि कैसे इंसान बूढ़ा होता है और किस तरीके से उसकी बॉडी में चेंज आते हैं। तो इसमें जो थ्योरी है, वियर एंड टीयर थ्योरी में एजिंग को ये बोला गया कि ये जो जिंदा सेलें हैं, हमारी जो जिंदा सेल हैं, बॉडी किस चीज़ की बनी है, सेल की। जब ये मर जाते हैं, इनमें से कोई एक सेल मर जाती है, ऐसे मरते मरते कुछ सेल डेड डेड होना स्टार्ट हो जाती हैं, और ये इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाती हैं बॉडी में। तो वियर एंड टीयर थ्योरी इसी का नाम था कि ये इकट्ठी होके ऐसे डैमेज होती चली जाती हैं, और धीरे धीरे टिश्यू डैमेज हो जाता है। उससे फिर हमारी जो बॉडी के फंक्शन है वो एक तरीके से उसमें डिक्लाइन आता है, वो उसमें वो स्लो हो जाते हैं, और अल्टीमेटली आदमी अपनी फाइनल यात्रा पे निकल जाता है। उसके बाद अगली 1952 में प्रोग्राम्ड एज थ्योरी आई। प्रोग्राम्ड एज थ्योरी के मुताबिक इसमें क्या बोला गया कि इसमें हमारी जेनेटिक्स कोड में लिखा होता है कितने दिन जिएगा, और जैसे उस सेल का वो कोड का पूरी चीजें खत्म हो जाते हैं, यानी कि जेनेटिकली जो प्रोग्राम्ड है वो खत्म होते हुए सेल डेड हो जाती है, और इस तरीके से वो
आदमी बूढ़ा होता है, यानी कि एजिंग होती है। उसके बाद आई फ्री रेडिकल थ्योरी, आज भी लोग इसको भुनाते हैं। फ्री रेडिकल थ्योरी का मतलब है कि ऑक्सीडेटिव डैमेज जो है सेल और टिश्यू को डैमेज करता है। ऑक्सीडेटिव यानी कि जो हम सांस ले रहे हैं उसमें फ्री रेडिकल आ रहा है, वो हमारी सेल को डैमेज करता है और अल्टीमेटली हम एजिंग की तरफ जाते हैं। आप देखेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन, डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट डेवलप हुए। मैं कई बार लोग मुझे प्रोडक्ट भेजते हैं, सर कुछ एक टेक्नोलॉजी स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के नाम पे प्रोडक्ट लेके आए गए। वो स्टेम सेल जो टेक्नोलॉजी पे जो प्रोडक्ट बना था वो इस थ्योरी पे बना था, फ्री रेडिकल थ्योरी पे। उसमें कुछ फ्रूट्स का एक्सट्रैक्ट लिया गया एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, क्योंकि वो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट थे, और साथ में मिनरल का कॉम्बिनेशन से वो एक तरीके से एजिंग को स्लो तो करता है पर स्टॉप नहीं करता है। वो इसकी एक लिमिटेशन है फ्री रेडिकल थ्योरी की। यानी कि जो फ्री रेडिकल है उससे सेल पे अटैक होता है, वो जल्दी उसकी फंक्शनलिटी में कोई दिक्कत तो आती है। बट यदि हम एंटीऑक्सीडेंट पूरा कर लें, ऐसा नहीं है कि सेल बूढ़ा नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। तो फ्री रेडिकल थ्योरी बड़ी फेमस थ्योरी है, इन थ्योरियों में से 1956 में ये आई। उसके बाद अगली थ्योरी 1963 में आई, जहाँ पे उस थ्योरी के अकॉर्डिंग बोला गया कि हमारा जो डीएनए है, डीएनए में जो रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है। रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए एक सेम अपनी दूसरी कॉपी बना दे, उसको रेप्लिकेशन बोलते हैं। जैसे सेम सेम अपने आप जीरोक्स बना दे। और ट्रांसक्रिप्शन उसको बोलते हैं कि ये डीएनए कुछ सिग्नल देता है, उस सिग्नल से कुछ प्रोटीन बनते हैं, उस प्रोटीन वो प्रोटीन हमारे कोई ना कोई बॉडी की फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, तो उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। डीएनए का एक मेथड होता है प्रोटीन बनाने का और प्रोटीन से फंक्शन बॉडी को कंट्रोल करने का, कि इन दोनों मेथड में, रेप्लिकेशन में और ट्रांसक्रिप्शन में, यानी कि डीएनए से प्रोटीन बनाना और डीएनए एक कॉपी से नई कॉपी बनाना, ये दोनों में कुछ एरर आती है जिसकी वजह से नई सेल नहीं बन पाती। ये 1963 की थ्योरी थी। उसके बाद फिर एक थ्योरी आई 1968 में। उसमें बोला गया कि जो हमारे प्रोटीन होते हैं, बॉडी में जो प्रोटीन होते हैं, वो आपस में इतने उलझ जाते हैं, क्रॉस लिंकेज हो जाती है, मतलब एक दूसरे से उलझ जाते हैं। क्रॉस लिंकेज स्टार्ट हो जाती है प्रोटीन प्रोटीन का। और इस क्रॉस लिंकेज में क्या होता है, बॉडी की जो मसल है वो स्टिफ होने स्टार्ट होते हैं। जैसे ना धागे को आप बिल्कुल यूं 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 करके एक दूसरे से लपेट दें या क्रॉस लिंकेज कर दें तो वो टाइट बन जाता है, यानी कि इसमें स्ट्रेंथ आ जाती है। ऐसे ही उस थ्योरी में बताया गया कि प्रोटीन आपस में क्रॉस लिंक हो जाता है, और जिसकी वजह से बॉडी में स्टिफनेस, टिश्यू में स्टिफनेस आती है, और धीरे धीरे उस टिश्यू में ब्लड फ्लो और उसकी फंक्शनिंग जो है वो कमजोर होनी स्टार्ट हो जाती है। फिर इम्यूनोलॉजिकल थ्योरी आई 1969 में। अगले साइंटिस्टों ने बताया कि देखिए धीरे धीरे हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी और हमारी बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी, और ससेप्टिबिलिटी जो है किसकी, इन्फेक्शन और बीमारियों की, वो बढ़ जाएगी, और बीमारियों और इन्फेक्शन हमें बूढ़ा कर देता है हमारे इम्यून सिस्टम कमजोर होने के कारण। उसके बाद फिर 1971 में हार्मोनल थ्योरी आई। हार्मोनल थ्योरी ने बोला कि हमारी जो बॉडी है वो धीरे धीरे हार्मोन बनाना बंद कर देती है, जिसके कारण हमारी नई सेल बन सकती थी वो ग्रोथ हार्मोन नहीं बन पाते। इसलिए हम इसलिए हम बूढ़े हो जाते हैं विद द एज, ड्यू टू हार्मोन का जो प्रोडक्शन है वो कम होने की वजह से। फिर एक ये भी थ्योरी बहुत, टीलोमर थ्योरी। टीलोमर का मतलब होता है जैसे ये हमारे क्रोमोसोम है, इसके ऊपर की कैप को हम बोलते हैं टीलोमर। ये जितने विद द एज छोटी होनी स्टार्ट हो जाती है, और इसके सिकुड़ने की वजह से, श्रिंकेज की वजह से दूसरा क्रोमोसोम नया नहीं बन पाता, और नया क्रोमोसोम नहीं बनेगा तो नई सेल नहीं बन सकती, क्योंकि क्रोमोसोम की एक पूरी कॉपी जाती है, क्रोमोसोम में ही डीएनए होता है, पूरी कॉपी नई सेल को जाती है, तब जाके वो एक्टिव सेल होती है। तो टीलोमर खत्म होना स्टार्ट हो जाता है विद द एज, और तो नया क्रोमोसोम नहीं बनेगा, तो नया क्रोमोसोम नहीं बनेगा तो नई सेल नहीं बनेगी। तो ऐसे ये थ्योरी दी गई। इनको मैं प्री एपिजेनेटिक्स एरा बोलता हूँ एजिंग का, जो एजिंग को कई अलग अलग तरीकों से समझने की साइंटिस्टों ने कोशिश की। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी रिसेंटली 2000 के बाद
एपिजेनेटिक्स एक अलग साइंस उभर के नजर आई। और एपिजेनेटिक साइंस में ये बताया गया कि जो पहले थ्योरी थी वो डैमेज चीज़ों को बताती थी कि डैमेज होने से ये हो जाएगा, फ्री रेडिकल से ये हो जाएगा, हार्मोन कम होने से ये हो जाएगा, प्रोटीन के लिंकेज से। आज जो लेटेस्ट जानकारी है वो उसके बियॉन्ड आगे चली गई है। आगे कैसे चली गई है? एपिजेनेटिक्स एरा में जो थ्योरी दी गई, दो टाइप की थ्योरी आई, एपिजेनेटिक्स थ्योरी और एक क्लोक थ्योरी। 2013 में ये थ्योरी आई, ज्यादा पुरानी थ्योरी नहीं है ये। ऑलमोस्ट आज मान के चले 12 से 13 साल ही पुरानी थ्योरी है। सो ये इन्होंने इन थ्योरी में क्या पाया गया कि 2000 में जो एपिजेनेटिक्स थ्योरी आई तो उससे पता लगा कि डीएनए जो होता है, जैसे आपने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा होगा, ये जो डीएनए की आप सीडी टाइप में देख रहे हैं, ये क्या होते हैं, यहाँ पे मिथाइलेशन और हिस्टोन, ये गांठ सी लगी होती है, नोट्स जो लगी होती हैं, ये प्रोटीन की लगी होती हैं और मिथाइल ग्रुप की लगी होती है, मिथाइलेशन बोलते हैं। ये धीरे धीरे लूज होनी स्टार्ट हो जाती है और लूज होने के कारण डीएनए ने ही सेल, डीएनए क्या है, जैसे हमारी गवर्नमेंट में एमपी साहब होते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जो संसद को चलाते हैं, देश को चलाते हैं, ऐसे ही हर सेल को डीएनए ही चलाता है। अब डीएनए कमजोर हो जाएगा तो अल्टीमेटली उसके फंक्शन एक तरीके से अल्टर होने स्टार्ट होंगे। तो ये किस किस की वजह से होता है? डीएनए का मिथाइलेशन कम होना, हिस्टोन का मॉडिफिकेशन हो जाना, क्रोमेटिन स्ट्रक्चर, जीन, और इसके कारण जीन से जो ये काम करवाता है, जीन अपना काम करना बंद कर देते हैं और सेलुलर एजिंग होना स्टार्ट हो जाती है। फिर 2013 में इसमें और मॉडिफिकेशन हुआ कि डीएनए मिथाइलेशन के पैटर्न को देखा गया। और एक आज के टाइम आप देखेंगे, ये मैंने स्पेशली नोट यहाँ पे बोल्ड भी किया हुआ है, एक एपिजेनेटिक्स जो क्लोक थ्योरी है उसमें ये भी डेवलप हो गया कि जो डीएनए मिथाइलेशन है उससे आपकी बायोलॉजिकल एज प्रिडिक्ट की जा सकती है और एज रिलेटेड चेंजेस भी प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं। और आज के टाइम पे आपकी बॉडी कितने साल की हो चुकी है, बायोमार्कर के रूप में ये थ्योरी आज एक्टिवली बहुत स्ट्रोंगली तरीके से एजिंग को समझने की कोशिश कर रही है। और साइंस का नाम है, धीरे धीरे अलग अलग परतें खुलेंगी, अगली जनरेशन, अगले साइंटिस्टों ने अलग तरीके से उसको समझने की कोशिश की। बट साइंस यहाँ तक तो पहुंच गई है कि जो एजिंग है वो कैसे हो रही है और उसको कैसे रोका जा सकता है, उसको कैसे रोका जा सकता है, और वापस से क्या सेल को नया किया जा सकता है, जो पुराना हो गया, जो काम करना कम कर गया है, क्या उस सेल को ये वापस से नया कर सकते हैं हम, ये न्यू रीजनरेट कर सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो साइंस यहाँ तक पहुंचा है। जैसे कि जब बायोलॉजी हम देखेंगे जो एजिंग की है, वो आज के टाइम पे क्या है कि ये देखा गया जब 30 साल के हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में चेंज आते हैं। पहली वेव आती है 30 साल के बाद, फिर सेकंड वेव आती है हमारी 60 के आसपास, फिर 60 प्लस यानी कि 70 के आसपास थर्ड वेव आती है जो फाइनल वेव बोली जाती है एजिंग की। इसमें अलग अलग चेंज आते हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू द पब्लिश स्टडी इन अ नेचर ऑफ मेडिसिन 2021 को मैं कोट करूं तो 30 साल के बाद हार्मोन का ड्रॉप होना, बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ना जो कि डैमेज करता है। इन्फ्लामेशन एक तरीके से हथियार की तरह काम करता है बॉडी में, उसको डैमेज करना स्टार्ट करो, कोलेट्रल डैमेज इसी के कारण होता है। और हेयर का, वाइटलिटी का, इम्यूनिटी का धीरे धीरे डिक्लाइन। इसके बाद फिर मसल का श्रिंकेज होगा, मेटाबॉलिज्म स्लो होना, मेमोरी धीरे धीरे 60 साल के आदमी की मेमोरी थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, फेड होनी स्टार्ट हो जाएगी, याददाश्त शक्ति कमजोर होनी स्टार्ट हो जाएगी, और अल्टीमेटली इम्यूनिटी ड्रॉप होते होते ऑर्गन श्रिंकेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। फाइनल एक तरीके से एजिंग हमारी होती है 3 स्टेजेस में। तो जो पहले की थ्योरी थी, तो पहले की थ्योरी इस पे ज्यादा थी। जैसे मैंने बोला स्टेम सेल है, बहुत सारे जूसीज आए, बहुत सारे प्लांट बेस्ड एक्सट्रैक्ट लेके आए, जैसे हम अश्वगंधा के बारे में बात करते हैं, हम बात करते हैं कोर्डिसेप्स के बारे में, हम बात करते हैं जिंक्सन के बारे में, हम बात करते हैं बहुत सारी ऐसी लाइक हमारे अलग अलग जो हमारे ट्रेडिशनल विजडम थे, चाइनीज मेडिसिन हिस्ट्री थी, इंडियन आयुर्वेदा था, या जो भी मॉडर्न साइंस में आज हम अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस भी देखेंगे
तो कुछ ऐसे हर्ब्स थे जिनके बारे में सदियों से लोग उनको एक तरीके से रीजनरेटर के रूप में, वाइटलाइजर के रूप में, वाइटलिटी इंक्रीज करने के रूप में देखते थे। तो वो सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। दे कैन स्लो डाउन। जैसे आप अच्छा खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, टाइम पे सोते हैं, नेचर के साथ रहते हैं, और कुछ हर्ब्स जो पहले थी, या फ्रूट्स एंड वीगन डाइट ज़्यादा लेते हैं, और लाइक टाइम पे आप दोनों का अच्छा सा गैप पूरा करते हैं, तो इस तरीके से यू कैन स्लो डाउन। और पहले की थ्योरी यहाँ तक ही पहुंची थी। आज की जो एपिजेनेटिक्स थ्योरी है एजिंग को लेके, वो यहाँ तक पहुंच गई है कि यू कैन स्टॉप डाउन योर एजिंग। आज आप अपनी उम्र को स्टॉप कर सकते हैं, बढ़ने से रोक सकते हैं, ये प्रूवन है। और आज साइंस कहाँ तक पहुंचा है कि आप 12 से 16 साल तक वापस से छोटे हो सकते हैं, यहां तक तो साइंस पहुंच गया है। अभी लेटेस्ट जानकारी यदि मैं आपके साथ शेयर करूं इसमें, तो इसमें लेटेस्ट साइंस के ब्रेक थ्रू ये निकल के आ रहे हैं कि सेल को 75% तक रीप्रोग्रामिंग के प्रोजेक्ट चल रहे हैं अभी, कि इसके बाद कंप्लीट उस पे भी जाएंगे। कंप्लीट रिप्रोग्रामिंग कैसे सेल की हो सकती है, एक पुराना सेल वापस से नया कैसे हो सकता है, इसका मतलब ये है। तो 12 से 16 साल तक तो साइंस पहुंच गई है, प्रूवन पहुंच गई है। जो बायोमार्कर हैं वो उनसे पता लगा कि यदि ये चीजें एड ऑन कर ली जाएं, और तो अल्टीमेटली इंसान रिवर्स कर सकता है। तो जितनी भी कुछ लोग कहते हैं जी ये प्रोडक्ट ऐसा है, ऐसे काम करता है, इस बाहर की कंपनी का है। मैं स्पेशली मेरे पास पिछले 5-6 बार ये क्वेश्चन आता था कि सर यंग फ्यूल कैसे अलग है, और जो स्टेम सेल एजिंग के प्रति ये उसमें स्टेम सेल को बढ़ाने का ये होता है, वो अल्टीमेटली यहाँ तक काम करते थे। अभी साइंस इससे आगे पहुंच गई है। कैसे पहुंची है, इसको हम एपिजेनेटिक साइंस बोलते हैं। इसको देखेंगे तो 1980 के दशक में पहली बार लियोनार्ड नाम के साइंटिस्ट ने एक ऐसे जीन का पता लगाया। जीन का मतलब है, जैसे ये आपका डीएनए है। अब इस डीएनए का कुछ हिस्सा, जैसे ये मान लिया, कुछ हिस्सा होता है जो एक पर्टिकुलर चीज को देखता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन को देखता है, उसको जीन बोलते हैं। अब ये जीन क्या है, ये मॉलिक्यूल, नए मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे मॉलिक्यूल में प्रोटीन बनेगा, हॉर्मोन्स को बनाएंगे, कोफैक्टर को बनाएंगे, इनके थ्रू ये काम करवाते हैं। जैसे ये आपका एमपी हो गया, ये इसका एक तरीके से सेक्रेटरी हो गया। इस सेक्रेटरी ने एरिया के एसपी साहब को एडमिनिस्ट्रेटर साहब से काम करवाना। ऐसे ही हमारी सेल में भी ये एक तरीके से अलाइंड होती हैं चीजें अलग अलग तरीके से। तो इन्होंने पहली बार एक ऐसे जीन को देखा जो एज को कंट्रोल कर रहा था, जो एजिंग को कंट्रोल कर रहा था। वो यीस्ट पे काम करे, तो बेकर यीस्ट में इन्होंने पाया। उसके बाद इंसानों में भी ये देखा गया पहली बार 1999 में। एरिक वर्डन और उनके साथियों ने इंसानों में इस जीन को ढूंढ निकाला जो हमारी एज को कंट्रोल करता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, फिर इस सर्ट्यून्स के बारे में देखा गया है कि ये काम क्या करता है। इन्होंने देखा कि ये हमारी एज को, लाइफ को और हेल्थ को, तीनों को मेंटेन करता है। फिर उसके बाद ग्लूकोज, लिपिड मेटाबॉलिज्म, इंसुलिन की सेंसिटिविटी, जिसके कारण हम आजकल डायबिटीज सुनते हैं। इंसुलिन यानी कि ग्लूकोज से लेके, फैट से लेके, इंसुलिन की जो पावर है, उस सारी चीज़ों को ये मैनेज करता है। और सेल को जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और डीएनए को डैमेज होने से बचाते हैं ये, और प्रमोट करते हैं सेल के सर्वाइवल को। और साथ में जो बॉडी को कोलेट्रल डैमेज पहुंचा रही, इन्फ्लामेशन और इम्यूनिटी जो डाउन होने के कारण ससेप्टिबिलिटी आती है किसकी, एजिंग की, तो वो यानी कि बीमारियों की सस्टेबिलिटी बॉडी में बढ़ती है, उनको ये कंट्रोल करता है। और डीएनए को रिपेयर और मेंटेन जीनोमिक स्टेबिलिटी। जितनी भी थ्योरी थी जो हमने पहले पढ़ी कि डीएनए का मिसबिहेवियर हो जाता है, वो अच्छे से काम नहीं करता, प्रोटीन प्रोटीन लिंक हो जाता है, इम्यूनिटी स्लो हो जाती है, बॉडी में इन्फ्लामेशन, डैमेज, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाती है, इन सारी थ्योरियों को एक ही जीन ने एक ही जीन उस पे काम करता है। यानी कि ये, यदि ये एक्टिव है,
जैसे कि यंग एज में आप थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा फिजिकल मेहनत कर लें, अगले दिन शाम को सोएंगे, सुबह तक वापस से रिपेयरमेंट मिलेगा। 40 साल के बाद यदि आप कोई भी थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ले, बहुत 3-4 दिन 5 दिन तक शरीर आपका टायर्ड रहेगा, पेन रहेगा, मसल में क्रैम्प रहेगा, धीरे धीरे रिकवरी स्लो हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द सर्ट्यून्स। बिकॉज सर्ट्यून्स जो हैं इनको काम करने के लिए एक अलग बजट चाहिए। उस बजट का नाम है एनएडी प्लस। ये एनएडी होगा तो काम करेंगे। और देखा यह गया कि जो एनएडी है, पानी के बाद हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा यदि कोई चीज होती है तो एनएडी होता है। और इसके बिना भी, जैसे पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, एनएडी के बिना भी हमारा जीवन संभव नहीं है। जैसे जैसे हमारी एज होती है, 30 साल के बाद एनएडी लेवल जो है वो घटना स्टार्ट हो जाता है, बॉडी बनाना बंद कर देती है। और एक तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया और हमारे जो सर्ट्यून्स, जो एंटी एजिंग जीन है, वो अपना काम धीरे धीरे स्लो कर देते हैं, क्योंकि उनके पास बजट ही नहीं है काम करने के लिए। उनके पास वो रिसोर्स ही नहीं है कि वो अपना काम कर पाएं। तो बॉडी में धीरे धीरे फंक्शनल चेंज आते हैं, बाल ग्रे होना स्टार्ट होंगे, एनर्जी कम हो जाएगी, नींद कम होनी स्टार्ट, मेमोरी फैट, मसल श्रिंकेज, फैट सेल का बढ़ जाना, ये धीरे धीरे 30 साल के बाद स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें एनएडी पे डिपेंड कर रही थी। 30 साल तक वो खूब बन रहा था, और उसके बनने के उससे सारी चीजें एक तरीके से पूरा बजट था बॉडी के पास, तो सारे सिस्टम काम कर रहे थे सेल के अंदर। अल्टीमेटली आप देखेंगे एनएडी जो प्लस मैंने बताया, इसमें सबसे ज्यादा आज तक मेडिसिन जो है, नोबेल प्राइज जो मिले हैं मेडिसिन के एरिया में, सबसे ज्यादा एनएडी पे काम करने वाले साइंटिस्टों को ये नोबेल प्राइज मिले। 1906 में पहली बार एक तरीके से हार्डन एंड यंग को नोबेल प्राइज मिला। फिर ओटो को मिला 1936 में। फिर 1948 में, 1948 में एनएमएन से एनएडी को बनाने का तरीका दिखाया गया कि भाई बॉडी में ये कन्वर्ट हो सकता है। फिर उसके बाद 1963 में एक एंजाइम होता है, प्रेप नाम का एंजाइम, जो कि एक तरीके से हमारे एनएडी का सबस्ट्रेट को यूज करके वो बेसिकली वो सेल के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। फिर 1929 में भी मिला, 37 में भी मिला, 1958 में भी मिला, और 2000 में भी जो मैंने बताया, जो फंगस पे काम कर रहे थे, जो पहले साइंटिस्ट थे, उनको भी नोबेल प्राइज मिला, जिसको सबसे पहले SR2 की, जिन्होंने फंगस में देखा कि भाई ये जीन ही होता है जो एज को कंट्रोल करता है। आप देखेंगे कितने नोबेल प्राइज मिले एनएडी पे काम करने वाले साइंटिस्टों को। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये तो मैंने उस अभी लेटेस्ट आप देखेंगे 2009 में भी, chromosomes are protected by telomeres and enzyme telomerase which related to NAD metabolism। यानी कि NAD से ही टेलोमरेज भी प्रोटेक्ट हो रहा है। तो इस 2009 में इन 3 साइंटिस्टों को ये चीज प्रूव करने पे नोबेल पुरस्कार मिला। अब 2006 में जाएंगे तो इसमें एनएडी एक को एंजाइम के रूप में जो सेल के अंदर प्रोसेस होता है, उसमें रोजर डी को नोबेल प्राइज मिला। और 1997 में पॉल डी बोयर को एंजाइमेटिक मैकेनिज्म अंडरलाइंग द सिंथेसिस ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, ये हमारी एनर्जी होता है, विच इज क्लोजली रिलेटेड टू एनएडी प्लस। तो ये मैकेनिज्म को करने पे 1997 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो इतनी ज्यादा नोबेल पुरस्कार इन एनएडी प्लस पे काम करने वाले साइंटिस्टों को मिले, बिकॉज एनएडी प्लस ही हमारा बेस है जिंदगी का। यदि एकदम से एनएडी प्लस को 1 सेकंड के लिए भी जीरो कर दे बॉडी में, तो 1 सेकंड भी बॉडी जी नहीं पाएगी, मतलब उसी टाइम डेथ हो जाएगी। और ये 30 साल के बाद बनना बंद हो जाता है। तो अगले साइंटिस्ट ने क्या किया कि क्या इसको बढ़ाया जा सकता है, क्या इसको हम बेटर रख सकते हैं। तो उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट किए। यदि बढ़ा दिया जाए तो क्या वापस से आदमी जवान हो सकता है, ऐसी पोस्टुलेट की गई स्टडी, और उस पर धीरे धीरे रिसर्च बढ़ता गया। तो इसमें एक आज के टाइम पे बहुत पायोनियर साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर, जो जो जिन्होंने पेटेंट भी इसमें पाया है कि हम सेल को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। जो हमारी बॉडी सेल की बनी है,
इसको हम यदि ये एज हो गई तो वापस से रिप्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपके घर में कोई भी पानी की मोटर है, फैन है, जो भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, कई बार पुराने होने के बाद उसकी मोटर को हम दोबारा रिप्रोग्राम करवा लेते हैं, वायर वायर बंधवा के फिर से नई करवा लेते हैं। ऐसे इन्होंने भी देखा कि सेल को भी वापस से रिप्रोग्राम किया जा सकता है और एज को रिवर्स किया जा सकता है, और इसको इन्होंने पेटेंट भी मिला इस पे। इन्होंने देखा कि एनएमएन जो है बॉडी में, यदि एनएमएन आप डाइट में दे दिया जाए, सप्लीमेंट के तौर पे दे दिया जाए, तो बॉडी में जाके ये एनएडी प्लस में चेंज हो जाता है। और 6 महीने कोई खा ले तो 3 गुना तक बढ़ जाता है एनएडी लेवल, और तो आप देखेंगे वापस से बजट आ गया तो रिपेयरमेंट के काम होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि बॉडी की फंक्शनिंग जो है सेल की रिप्रोग्रामिंग पे चली जाती है। ये एक्सपेरिमेंट में इन्होंने पाया, और कुछ मॉलिक्यूल्स पे भी साथ में काम करते गए। तो इन सारी चीजों को आप देखेंगे, कौन से मॉलिक्यूल थे जिसमें कैल्शियम एकेजी, ट्रांस रेस्वेराट्रोल, इन तीन चीजों पे आज के टाइम पे बहुत इंटेंसिव स्टडी चल रही है, एजिंग से रिलेटेड, लॉन्जेविटी से लेके हेल्दी एजिंग को लेके, इन सारी चीजों पे इन तीन मॉलिक्यूल पे सबसे ज्यादा काम हो रहा है। तो ऐसे में फिर और कुछ मॉलिक्यूल निकल के आ रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं, जैसे फिसिटीन है, स्टीरोबिलिन है, ये मॉलिक्यूल भी कहीं ना कहीं हमारे एजिंग को एक तरीके से हेल्दी एजिंग को बेटर करते हैं। अभी कैसे करते हैं, तो हमने इन सारी चीज़ों को स्टडी करके एक कमर्शियल प्रोडक्ट डिजाइन किया जो आपकी सेलुलर एजिंग को रिप्रोग्रामिंग कर सकता है, जो आपको रीजनरेटर पावर दे सकता है, जो आपको वापस से यंग बना सकता है, वापस से आप हेल्दी एजिंग में जा सकते हैं, आपकी एजिंग को बेटर तरीके से सपोर्ट कर सकता है। उसका नाम रखा गया है यंग फ्यूल। अब इसके फॉर्मुलेशन को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको थोड़ा सा इसमें कुछ चीजें अलग दिखेंगी, जो कि हमने अभी साइंटिफिक स्टडी में जो जाना उसके साथ कुछ चीजें अलग मिलेंगी। जैसे एनएडी बूस्टर तो है ही, सर्टेन जो जीन है उसको एक्टिवेट तो करेगा, एपिजेनेटिक्स कंट्रोल। बट ये जो वियर एंड टीयर थ्योरी जो हमने पढ़ी थी कि बॉडी में जो धीरे धीरे टूट फूट होना स्टार्ट हो जाती है, आ, वो भी हमें ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल के कारण होती है। ये सारी चीजें एंड सिनोलाइटिक इफेक्ट में यहाँ पे एक अलग एक चीज आपको कोट करूंगा आज। ये सारी चीजें आप देखेंगे इस फॉर्मूला में डाली गई, जो कि एनएमएन तो है ही जो एनएडी को बूस्ट करेगा, और कैल्शियम एकेजी तो है जो माइटोकॉन्ड्रिया और आपकी सेलुलर एनर्जी को बढ़ाएगा। अल्टीमेटली इसमें यंग फ्यूल में आप ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यहाँ पे डेवलप किया गया आपकी हेल्दी एजिंग को और सेलुलर रीप्रोग्रामिंग को करने के लिए, एपिजेनेटिकली इफेक्ट देने के लिए, कि आपकी सेल वापस से नई सेल बनाने की कैपेसिटी बढ़ेगी और आपकी जो पुरानी सेल है वो भी हेल्दी रहेंगी। सो अल्टीमेटली आप देखेंगे इसको यहाँ कोर लॉन्जेविटी और एनएडी बूस्टर के रूप में, जो कि साइंटिफिकली आज स्टडी में चल रहा है, जो हमने बात भी की, वो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टडी हुई। ये तो डला ही है इसमें एनएमएन प्लस एनएडी, जो सेल को रिपेयर करेगा, एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ाएगा और सर्ट्यून्स को एक्टिवेट करेगा, जो लॉन्जेविटी जीन है। ये यहाँ पे तो आप देखेंगे, यहाँ तक तो मार्केट में बहुत सारा बूम आने वाला है, ऐसे एनएमएन बेस्ड प्रोडक्ट बहुत सारे बूम आने वाले हैं, अगले कुछ टाइम में देखेंगे बूम आने वाला है। बट इस फॉर्मूला को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जो आज के टाइम पे लेटेस्ट हो सकता था, क्योंकि इसमें साथ में टीएमजी डाला गया, जो कि ऑफन टेकन विद एनएमएन टू सपोर्ट हेल्दी मिथाइलेशन। मिथाइलेशन का मतलब था कि जो हमने ये डीएनए का जो नोट्स बताया था कि डीएनए अपने आप को बेटर नोट्स में बंधा रहे तो अच्छे से काम कर पाएगा, इससे मिथाइलेशन के कारण ही। जैसे ईंट को सीमेंट से चिपका दिया जाता है और यदि सीमेंट ही निकल जाए तो आपका दीवार गिर सकती है, ऐसे ही ये सीमेंटेड करता है मिथाइलेशन। तो इसको सीमेंटेड रखने के लिए टीएमजी हेल्प करता है। कैल्शियम एकेजी जो है वो मेटाबॉलिक फंक्शन और टिश्यू ग्रोथ में हमारी ये, जैसे विद द एज आपकी मसल बनना बंद हो जाएंगी, फैट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। रीजन क्या है, इस सेल के अंदर एक और ऐसा ऑर्गेनेली है जो खुद से काम करता है, वो अपनी सरकार खुद चलाता है, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया।
ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में, जिससे हम बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, जो भी काम करते हैं इसी की वजह से कर पाते हैं। तो ये इसको बढ़ाने का काम करता है, और जैसे एटीपी बढ़ेगा हमारी मसल ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाएंगे, एनर्जी ज़्यादा रहेगी। जो विद द एज हमारे स्टेमिना कम हो जाता है वो वापस से रिगेन होना स्टार्ट हो जाता है, वाइटलिटी रिगेन होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जो हमने वियर एंड टीयर थ्योरी पढ़ी थी, ट्रांस रेस्विटोल एंड स्टीरोबिलिन क्या करते हैं, और सिनर्जेटिकली एनएमएन के साथ काम करते हैं और एक्टिवेट रखते हैं सर्ट्यून्स को, जीन को एक्टिवेट रखते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। फिसिटिन जो है, जो सेल मर जाती हैं जिनको जोम्बी सेल बोलते हैं, क्योंकि देखो जैसे एक बनाना के साथ आप एक गुच्छे में, एक पूरे गुच्छे में बनाना में एक बनाना खराब हो जाए, वो जिसको टच करेगा तो दूसरा बनाना को भी खराब कर देता है, दूसरे फ्रूट को भी खराब कर देता है। ऐसे हमारी बॉडी में कुछ सेल डेड हो जाती हैं और उनसे निकलने वाले केमिकल साइड वाली सेल को भी डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। कई बार वो कैंसर का कारण बन जाते हैं, कई बार वो रिंकल्स का कारण बन जाते हैं, कई बार वो अलग अलग बॉडी में एक तरीके से लो एनर्जी का कारण, लो इम्यूनिटी का कारण बन जाते हैं। तो फिक्सिटिन उनको जोम्बी सेल को निकालने का काम करता है, डेड सेल को बाहर निकालने का काम करता है। ये भी आज के टाइम पे बहुत बड़ा एरिया ऑफ रिसर्च चल रहा है, इस पे भी मैं आऊंगा। सेलुलर एनर्जी, जो सेल की एनर्जी है, और माइटोकॉन्ड्रिया को सपोर्ट, जो एनर्जी बनाने में हेल्प करता है, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये यही चूल्हा है, यही इसी पे, इसी में सारा खाना बनता है बॉडी में। जो खाया है लास्ट में यहाँ तक पहुंचेगा, यहाँ पहुंच के यहाँ पे ऑक्सीडेटिव होगा और लास्ट में निकल आएगा एटीपी। एटीपी से ही, एटीपी ही हमारा ईंधन है लास्ट। ग्लूकोज तो हमारा रॉ मटेरियल है, जैसे लकड़ी आग जलाने के काम आती है, अल्टीमेटली आग से ही खाना पकेगा। ये असली में आग ये है, ग्लूकोज आग के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। तो अल्टीमेटली क्या है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोएंजाइम Q10, ALA एंड विटामिन B3 कॉम्प्लेक्स इसमें डाला गया है, जो एक तरीके से आपकी सेलुलर सेल की एनर्जी और माइटोकॉन्ड्रिया की के फंक्शन को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। ये इसी फॉर्मूला में डाला गया है। इसके साथ आप देखेंगे बॉडी में जो इन्फ्लामेशन हो जाता है, जो बॉडी को एक तरीके से तोड़ता फोड़ता, अंदर से डैमेज करता है बॉडी को, धीरे धीरे कोलेट्रल डैमेज करता है, उसको भी बचाने के लिए इन्फ्लामेशन, करक्यूमिन सर्दियों से यूज हो रही हल्दी, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, जिसमें एपीगैलेटोकैटेचिन गैलेट नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो मेटाबॉलिज्म को और हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है। साथ में ओमेगा, जो हार्ट हेल्थ से लेके हमारी सेल को और बॉडी के जो सिस्टमेटिक इन्फ्लामेशन जो चल रही है उसको रिड्यूस डाउन करने का काम करता है। और साथ में बायोप्रिन जो है, ब्लैक पेपर का एक्सट्रैक्ट जो है, करक्यूमिन के साथ यदि दे दिया जाए, काली मिर्च और हल्दी जो है वो यदि एड ऑन कर दी जाए, तो अल्टीमेटली मान के चलें कि हमारी जो ऑलरेडी जो मॉलिक्यूल हैं बॉडी उसको ज़्यादा यूटिलाइज कर पाएगी। तो बायोअवेलेबिलिटी, एब्जॉर्प्शन जो है न्यूट्रिएंट्स का बढ़ा देते हैं ये कॉम्बिनेशन में। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगला क्या है, स्ट्रेस आज के टाइम पे बहुत बड़ा इशू है ही, और इम्यूनिटी एक तरीके से लो है। तो हमें अडेप्टोजन और मिनरल्स का कॉम्बिनेशन चाहिए जो स्ट्रेस को कम करें और बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाएं। तो यहाँ अश्वगंधा और जिंक्सन का हेल्प लिया गया, जो सदियों से पावरफुल अडेप्टोजन के रूप में यूज होते आए हैं। और साथ में दो ऐसे मिनरल्स हैं जो इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, जिंक एंड सिलेनियम। और साथ में मास्टर एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जो लीवर को साफ रखने का काम करता है, ग्लूटाथायोन इसमें डाला गया है, लीवर और स्किन को डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। तो ये इस फॉर्मूला में एड ऑन किया गया है। इसके साथ यदि आप देखेंगे अमीनो एसिड और अदर स्पेशलाइज्ड जो कंपाउंड हैं, एल ग्लाइसिनाइन जो है वो कोलाजन प्रोडक्शन, यानी कि आपकी जो एज के साथ रिंकल आए स्किन पे, तो एल ग्लाइसिन उस रिंकल्स को, कोलाजन प्रोडक्शन बढ़ा के एक तरीके से रिंकल को ओवरकम करने का काम करता है। और साथ में अच्छी नींद और ग्लूटाथाइन को और नेचुरली अंदर बढ़ाने का काम करता है। साथ में एक तरीके से मेटाबॉलिक हेल्थ और वेट मैनेजमेंट में यहाँ CLA, कॉन्जुगेटेड लिनोलेनिक एसिड काम करता है। और साथ में ऑक्सीजन को बेटर यूटिलाइज कर पाए, आपकी स्टेमिना एंडोरेंस बढ़ाने के लिए कोर्डिसेप्स का यूटिलाइज किया गया है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये एक ऐसा कंप्लीट फॉर्मूला जो पहले की थ्योरियों को भी इंक्लूड किया गया है। लेटेस्ट साइंस के साथ NAD बूस्टर और सर्ट्यून्स एक्टिवेटर तो हैं, पर जो वियर एंड टीयर थ्योरी थी, जो आपकी फ्री रेडिकल थ्योरी थी, उन चीजों को भी देखते हुए, क्योंकि वो भी बॉडी में डैमेज पहुंचाती हैं उनको, यानी कि हमें पहले स्लो तो करना ही है, फिर स्टॉप करना, फिर रिवर्स करना, इस तरीके से ये फॉर्मूला डिजाइन
किया गया है। इसी की वजह से बहुत सारे लोगों ने बेनिफिट लिए इस प्रोडक्ट को यूज करके, अपनी हेल्थ को बेटर किया, अपनी शेप को बेटर किया, उनका चेहरा वापस से यंग चेहरे की तरफ गया। अल्टीमेटली इसके साथ आप देखेंगे बहुत सारे लोगों की बॉडी में स्ट्रक्चरल चेंजेस, फिनोटाइप जो उनकी फिजिकल अपीयरेंस थी उसमें बेटर तरीके से सुधार आया विद द एज। बहुत सारे लोगों ने मेरे पास टेस्टिमनी भेजी, मैं कुछ आप लोगों को दिखाऊंगा भी यहाँ पे, कुछ चेहरे दिखाऊंगा जो एक तरीके से एज रिवर्सल में लोगों ने एक तरीके से मेरे पास भेजे कि उनको ये बेनिफिट मिला आफ्टर यूज ऑफ दिस प्रोडक्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत सारे लोगों ने अपने बाल वापस पाए, बहुत स्किन रिंकल्स वापस से रिवर्स किए गए, एनर्जी बढ़ी, फेस की वापस से रीसेप आई, वाइटलिटी, फर्टिलिटी, ये सारी चीज़ों में इम्यूनिटी, नींद क्वालिटी, कॉग्निटिव बिहेवियर, ये सारी चीज़ें देखने को मिली। जैसे कि मैं कुछ टेस्टिमनी यदि शेयर करूँ आपके साथ, लेटेस्ट मेरे पास आई कि ये जो इंसान चल रहे हैं ये बिल्कुल लकड़ी के सहारे चलते थे, और बिल्कुल कोई बॉडी में जान नहीं बची थी, लो एनर्जी थी, कोऑर्डिनेशन सही नहीं था। तो 15-20 दिन के बाद इन्होंने अपनी लकड़ी वकड़ी छोड़ी और कोऑर्डिनेशन आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल कोऑर्डिनेट होके अच्छे से यूज 15-20 दिन के बाद इन्होंने अपने आ, एक तरीके से, अब देखो अवेयरनेस देखो, टी शर्ट को भी नीचे कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली क्या है, ये कग्निटिव बिहेवियर को भी दिखा रहा है कि कग्निटिव बिहेवियर बढ़ा है, सुधार आया उसमें। किसी ने मेरे पास ये वहाँ से भेजा था, नॉर्थ ईस्ट से ये लड़का मुझे मिलने भी आया जब मैं गुवाहाटी था। तो इनको बिल्कुल मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न मेडिकल साइंस ने मना ही कर दिया था कि वापस इनका कोई सुधार नहीं होने वाला। तो ये वही लड़का है, मैं इसको देखा, ये लास्ट मीटिंग में मिलने भी आया। अब ये इस तरीके से अपनी लाइफ को वापस से एंजॉय कर रहा है, रिवर्स कर लिया इन्होंने। एक मेरे पास रिसेंटली ये भी आया, हाथ उठाए थे बोलो अ, अपने नहीं, इनको बिल्कुल बोलिए ब्रेन उनको। बॉडी ये वाला कोऑर्डिनेशन कुछ हाथ नहीं उठाइए, था, एक ये वाला तरीके हाथ से वो उठाइए। ना उठा जा रहा था ना उठाइए। बैठा जा रहा था, तो इनको प्रॉब्लम थी। आप देखेंगे सहारा लेके भी उठ बिठा रहे जाता हैं, है, वो भी उठाइए, लेटे हाथ रहते उठाइए थे। पापा, ये वाला ये वाला तो हाथ उठाइए ऊपर ऐसे करके अल्टीमेटली इनको 30 दिन के बाद पहले से कैसे है? इनमें ये सुधार देखने को मिला। अब ये चलना भी स्टार्ट कर दिया, और ये चेहरे की मुस्कान देख के कई बार लगता है कि हम अकेला कोई बिजनेस ही नहीं कर रहे, लोगों की जिंदगी में बहुत सारी खुशियां और वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। चलिए सीधा सीधा। यहाँ आप देखेंगे रिवर्स होते हुए सोराइसिस जैसी प्रॉब्लम को। यहाँ आप देखेंगे इनको पार्किंसम कितना, इसके हाथ ही नहीं रुकते थे। 10 दिन के बाद ये वही इंसान है जिन्होंने 80% तक इन चीज़ों में सुधार लाया। किसी ने अपने बाल वापस पाए, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ी, बालों की डेंसिटी बढ़ी, किसी का बॉडी कोऑर्डिनेशन बढ़ा। आप देखेंगे 84 की एज में। अब यहाँ बिना लकड़ी के सहारे ये आराम से चल पा रहे हैं 84 की एज में। नहीं तो यहाँ पे आगे आदमी अपनी आस ही छोड़ देता है। तो बहुत सारी ऐसी टेस्टिमनी हैं जो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग टाइम टू टाइम भेजते भी रहते हैं। जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा था ये लेटेस्ट साइंस है, कोई मिरेकल नहीं है मैं बोलूँ कि ये मिरेकल हो गया है। दिस इज द लेटेस्ट एपिजेनेटिक साइंस, जो सेल को बिल्कुल मॉलिक्यूल लेवल पे समझने की कोशिश की गई, और वो सेल कैसे किन मॉलिक्यूल के माध्यम से काम करती है, उन मॉलिक्यूल को यदि दोबारा से प्रोवाइड कर दिया जाए तो वापस से सेल अपने फंक्शन को काम अपने वापस से अपने फंक्शन पे लग जाती है, और वो वापस से आपकी बॉडी पे कंट्रोल आना स्टार्ट हो जाता है। और जितनी भी चीजें मैंने बताई ये साइंटिफिक प्रूवन है, जो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, दीज आर द एविडेंसेस, दीज आर द रेफरेंसेस, जो आप आराम से और इन डेप्थ स्टडी कर सकते हैं इसमें जाके। इनके बारे में जो यहाँ पे मॉलिक्यूल यूज किए गए हैं उनकी ये रेफरेंसेस हैं, जो हम बात कर रहे थे कैसे कैसे प्रोडक्ट काम करता है। दीज आर द रेफरेंसेस। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की प्रेजेंटेशन में हमने यही सीखा कि जितनी भी थ्योरीज थी
चाहे वो वियर एंड टीयर थ्योरी हो। मैं कुछ लोगों से बात भी करना चाहूँगा। यस। सो यंग फ्यूल जो हमने बात की ना, वो एक बहुत ही साइंटिफिकली, और ये बहुत लेटेस्ट साइंस है, ये पिछले 10-12 साल में ही ये ब्रेक थ्रू मिले हैं। और खासकर हमारे जितने भी पुराने मेडिकल प्रोफेशनिस्ट हैं, प्रैक्टिशनर हैं, वो इस साइंस को बहुत मतलब ऑलमोस्ट इससे रूबरू ही नहीं है। तो कई बार मेरे से पूछते हैं, सर वो डॉक्टर इस प्रोडक्ट को बोलता है कि आप अपने रिस्क पे खाना, इस पे खाना। अल्टीमेटली क्या है ना कि मॉडर्न मेडिसिन में क्या है कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ों का साइड इफेक्ट है, फिर भी हमें इन चीज़ों से रोका जाता है। आज हमें मॉडर्न साइंस को अपनाना पड़ेगा। आज हमें थेरेपेटिक, जो आज पहले की जो हमारी नेचुरोपैथी थी, आयुर्वेद था, इन सारी चीज़ों का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन हमें लाना पड़ेगा जो हमारी लाइफ को बेटर कर सके, वैल्यू एडिशन कर सके। और आज एक तरीके से इंटीग्रेटेड मेडिसिन का जमाना चल रहा है, जिसमें फंक्शनल न्यूट्रास्यूटिकल एक तरीके से इंटीग्रेट कर सकता है मॉडर्न मेडिसिन के साथ, और आपकी होलिस्टिक रिकवरी में आपकी हेल्प कर सकता है। या यदि आप बीमार होने से बचना चाहते हैं, हेल्दी एजिंग चाहते हैं, तो आप बिना बीमारी भी इसको 30 के बाद एड ऑन कर सकते हो लाइफ में, आपको बेटर ही लगेगा। दूसरा एक मैं एड्रेस करना चाहूँगा आज के टाइम पे, बहुत ज़रूरी है। देखिए, आज हमारी बॉडी जो है और जो उसके ऑर्गन है, आंखें हैं, ब्रेन है, हार्ट है, लीवर है, जॉइंट्स हैं, किडनी है, और हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, गट है, ये सब के सब पूरी बॉडी के साथ इक्वली एज नहीं हो रहे हैं, इक्वली एज नहीं हो रहे। पहले की जनरेशन इक्वली एजिंग पे जाती थी। रीजन क्या था? सबका उठना बैठना सेम टाइम पे था, 6-5 बजे उठते थे, मैक्सिमम लोग 5 बजे उठते थे। सबका सेम काम था, खेत में जाना, फिजिकल मेहनत करना, पशुओं के साथ रहना, इस तरीके से अपना जीवन व्यापन करते थे। तो ऑलमोस्ट सेम खाना क्या था, ऑलमोस्ट घर का सेम था। सोने का टाइम क्या था, ऑलमोस्ट सेम था। तो सबका ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम थी। तो एजिंग जो होती थी, हर हर किसी की इक्वल चलती थी, बॉडी की, लीवर की, हार्ट की, सारी चीजों की एजिंग इक्वल चलती है। आज क्या हो गया है, सबका काम अलग अलग है। एक बंदा जा रहा है बैंक में जॉब कर रहा है, एक बंदा काम कर रहा है आईटी में, एक बंदा काम कर रहा है अपने बिजनेस को लेके, एक बंदा काम कर रहा है किसी और क्षेत्र में नौकरी करते हुए। और तो उसका जो पूरे दिन का दिनचर्या है वो टोटली डिफरेंट है एक दूसरे के साथ। एक घर में एक बंदे को लीवर की प्रॉब्लम है, एक बंदे को हार्ट की प्रॉब्लम है, एक को नींद नहीं आ रही, किसी को एक घर उसी घर में जॉइंट्स की प्रॉब्लम। रीजन क्या है कि हमारा सबका दिनचर्या अलग अलग हो गया, उठने का टाइम अलग हो गया, खाने की चीजें अलग हो गई। अभी जैसे आप और मैं आईटी में काम कर रहे होते, अभी भी जैसे हम अभी दो ऑर्गन कौन से यूज कर रहे हैं, आंख और दिमाग, ये दो ही चीज चल रहे हैं। अभी तो बैठे हैं, ना हमारे घुटने ज्यादा काम कर रहे, ना हमारी मसल ज्यादा काम कर रही, ओनली ब्रेन और आंखें हमारी ज्यादा काम कर रही हैं। अब यदि मैं और आप आईटी में हो, बैंक में हो, सारा दिन क्लाइंट से बात करनी, स्क्रीन के साथ बैठना है, तो मेरी आंखें और मेरा दिमाग ज्यादा काम कर रहा है, ज्यादा यूज हो रहा है। अब मैं जैसे शाम को घर पे आऊंगा, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे कि आप भी अपनी लाइफ को ऐसे प्लान कर सकते हो जो मैं बता रहा हूँ। मैं घर पे आया तो मैंने खाना वही खाया जो घर पे बना था। अब आप ये देखिए, मैंने दो चीजें एक्स्ट्रा यूज की जिसके लिए नेचर ने मुझे स्क्रीन देखने के लिए नहीं बनाया था। नेचर ने पेड़ पौधे पशुओं के साथ आदि मानव के से लेके हम मॉडर्न तक तो पहुंच गए, बट हमने अलग अलग ऑर्गन्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया अलग अलग तरीके से, अपने अपने प्रोफेशन के हिसाब से। तो ऐसे में ब्रेन और आंखों के लिए आपकी डाइट में क्या था? कुछ नहीं था, वही सबका तो चल रहा था वही। आप यूज ज्यादा क्या करके आए? ब्रेन और आंखें ज्यादा यूज करके आए। तो आपका लाजमी सी बात है, ब्रेन जो है वो जल्दी बूढ़ा होगा एज कंपेयर टू अदर्स, क्योंकि वो आप उसको ओवर टाइम यूज कर रहे हैं, और उसके लिए कोई स्पेशल आपके खाने में एड ऑन चीज नहीं है कि आप एक्स्ट्रा ओमेगा खा रहे हो, आप उस एक्स्ट्रा कोई ऐसी हर्ब्स ले रहे हो, लाइक आपने अश्वगंधा, ब्राह्मी जैसी कोई चीज आपने लेनी स्टार्ट कर दी हो। तो ऐसे में अब आंखों के लिए आपने एक्स्ट्रा क्या लिया, तो आप देखेंगे मैक्सिमम लोगों को
चश्मा जल्दी चढ़ जाना, स्ट्रेस, अल्जाइमर की प्रॉब्लम, न्यूरोडिजेनरेटिव बहुत सारी बीमारियां, कॉग्निटिव डिक्लाइन जाना, नींद कम आना, स्लीप डेप्रीवेशन में जाना। अब सपोज करें कोई शाम जिसकी हैबिट्स ज़्यादा कार्ब खाने की हैं, जो ज़्यादा खा रहे हैं, उनका गट और उनका लीवर ज़्यादा काम कर रहा है, तो वो जल्दी बूढ़ा होगा। तो अल्टीमेटली मैंने लीवर और गट के लिए क्या प्लान किया? कुछ प्लान नहीं किया। अब किसी का वेट ज़्यादा बढ़ गया है तो उसका हार्ट जो है, हार्ट थोड़ा ना बढ़ जाएगा वेट के साथ, हार्ट तो उतना ही रहना है। अब इस हार्ट ने पूरी वो बढ़े हुए फैट वाले शरीर को भी खून पहुंचाना है। अब ये ज्यादा धड़केगा, ज्यादा काम करेगा। अब सामने वाला डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर बोलेगा तेरा बीपी बढ़ा हुआ है। अब बीपी नहीं बढ़ा हुआ था, वो इतने बड़े एरिया को ब्लड पहुंचाना था, उसने ज्यादा काम करना पड़ रहा था। अब डॉक्टर ने उसको ब्लड एक तरीके से प्रेशर वाली चीज दे दी। अब वहां पूरी बॉडी में खून पहुंचना कम हो गया। अब धीरे धीरे आपकी एनर्जी कम हो गई। वो थोड़े दिन में बोलता मुझे ज्यादा सांस चढ़ रहे हैं, क्योंकि स्टैटिन्स खा रहा है, कोक्यूटेन कम हो जाएगा और पूरी बॉडी में वो नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन कम जाएगी, न्यूट्रिशन कम जाएंगे, ब्लड से ही जाने थे वो। दूसरा, अब जॉइंट्स जो है हैवी, जिसके वेट बढ़ा तो जॉइंट्स उनका ज़्यादा यूज हो रहा है, घुटने ज़्यादा यूज हो रहे हैं। तो हम मैं हर बार बोलता हूँ कि देखो, हमने हर चीज़ ऐड कर ली अपनी लाइफ में। घर वालों से, सगे संबंधियों से, रिलेटिव से, फ्रेंड से कनेक्ट रहने के लिए एक फ़ोन ले लिया स्मार्ट, जो हमेशा जेब में रहता है। अच्छे कपड़े पहनने स्टार्ट कर दिए हमने। अच्छी अंग्रेजी बोलनी सीख ली। हमने घर में एसी लगा लिया गर्मी से बचने के लिए, टू व्हीलर से लेके फोर व्हीलर ले लिया, सारी सुविधाएं ऐड कर ली। शरीर के लिए क्या ऐड किया है? शरीर के लिए ऐड करने की बजाय हमारे शरीर में बहुत सारे पेस्टिसाइड, बहुत सारी स्ट्रेस और बहुत सारे ऐसे लाइफ के हमारे चैलेंजेस या हमारी टास्क ऐसी हैं जो हमारे परिवार की टास्क नहीं, हमारी अलग से टास्क हैं। तो उन चीज़ों को हमें दोबारा से सोचना पड़ेगा कि हमारी जो बॉडी है, क्या मेरे ऑर्गन भी मेरी बॉडी के साथ सेम सेम टाइप में एजिंग में जा रहे हैं? लीवर, किडनी यदि सेम टाइप में जा रहे हैं तो आपकी बॉडी, आप ये मान के चलें कि आप बेटर हेल्दी एजिंग पे हो। और यदि आप ज़्यादा एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं तो ये एक तरीके से, अब जब तक बॉडी में सिम्टम्स ना आए, कोई बीमारी ना हो जाए, तब तब लेना मैं तो नहीं मानता कोई आपकी ये इंटेलिजेंसी है। इंटेलिजेंसी ये है कि इफ आई एम यूजिंग माई ब्रेन, यूजिंग माई आईज, यूजिंग माई लीवर, यूजिंग माई हार्ट, यूजिंग माई जॉइंट्स, किडनी में यदि मैं ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, आज के टाइम पे कम सो पा रहा हूँ, ठीक नहीं खा पाता, तो एटलीस्ट मुझे कुछ ना कुछ ऐड ऑन करना पड़ेगा जिससे कारण मेरी हेल्दी एजिंग हो पाए। और यंग फ्यूल और साथ में फंक्शनल न्यूट्रास्यूटिकल, हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपकी लाइफ में वैल्यू एड कर सकते हैं। जैसे जितने भी लोग स्क्रीन पे रहते हैं उनको साल में एक दो बार आंखों की केयर कर लेनी चाहिए, आई 1 एड ऑन कर लेना चाहिए। लगता है मैं ब्रेन स्ट्रेस लोगों के साथ ज़्यादा रहता हूँ, कम सो पाता हूँ, तो ब्रेन 1 इज दैट इज़ द बेटर ऑप्शन। आपको लगता है कि भाई मेरे जॉइंट्स की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, सो मुझे एंटी इन्फ्लामेटरी और कुछ कार्टिलेज के रिपेयरमेंट के लिए चाहिए। मुझे लगता है कि मैं बार बार में बाहर का खाना खा रहा हूँ, सही डाइट नहीं ले पाता, सम टाइम अल्कोहल भी ले लेता हूँ, तो मैं लीवर को ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, तो आई हैव टू टेक केयर, एक्स्ट्रा केयर मुझे लीवर की करनी चाहिए। सो इस तरीके से इंटीग्रेट करना है, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन में इनका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये डिसऑर्डर हैं। और फार्मा काइनेटिक्स में डिसऑर्डर का कोई इलाज नहीं है। वो आपकी डिजीज को, यानी कि डिजीज कौन सी, या तो आपकी कॉन्टाजियस बीमारी हैं जो फैलती हैं, जो वायरस से, बैक्टीरिया से, या ऐसी चीजें जैसे एनेस्थीसिया है, एंटीबायोटिक है, या वैक्सीन है। यहाँ तक इमरजेंसी में तो वो काम आपको आपके लिए बहुत अच्छी है, उसका कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है कि इमरजेंसी में उनसे अलावा कुछ अच्छा नहीं होता। आई डू रिकमेंड, क्योंकि मॉडर्न साइंस अपना काम करते हैं इमरजेंसी में, एक्यूट में, पर डायबिटीज इमरजेंसी नहीं है, घुटने का पेन इमरजेंसी नहीं है, हल्का सा बीपी बढ़ा हुआ इमरजेंसी नहीं है, हल्का सा फैटी लिवर इमरजेंसी नहीं है, नींद कम आ रही है थोड़ी सी तो इमरजेंसी नहीं है। तो हमें वापस से इसको इमरजेंसी की तरह ट्रीट नहीं करना है, इसको हमने डिसऑर्डर की तरह ट्रीट करना है, डिस हटा देना है, ऑर्डर में ले आना है। कुछ डाइट में चेंज, कुछ लाइफ में चेंज, कुछ डाइट में चेंज, कुछ लाइफ में चेंज, तो वापस से आप हेल्दी जीवन जी सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने फिर से लास्ट तक 1,000 लोगों के साथ बैठ के सुना, और मैं यही चाहूँगा कि हम इन नॉलेज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि नॉलेज लेना इम्पोर्टेंट तो है, पर साथ में इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है। आज ही अपनी काउंसलिंग करें अपनी फैमिली में,
ऐसा कौन सा इंसान है जो किसी ऑर्गन को ज़्यादा यूज़ कर रहा है, उसका ऑर्गन जल्दी बूढ़ा हो रहा है, तो कल को वो 50-60 साल की एज में हमें ही, फैमिली में ही सबको ही प्रॉब्लम देता है। एक आदमी बीमार होगा तो सबको ही अंगेज होना पड़ता है, किसी को इमोशनली, किसी को फिजिकली, किसी को फाइनेंशियली। सो हम एक बेटर हेल्दी परिवार बना सकते हैं। अपने परिवार के साथ बैठ के डिस्कस कीजिए, और ये आपको लगता है कि यस मेरे लिए नॉलेजेबल है, तो आप इसको और किसी और को भी सुनाना चाहते हैं, तो पूरा सेशन आपको यूट्यूब पे भी मिलने वाला है। इसको आप भेज सकते हैं, सुन सकते हैं दोबारा से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।